हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। और रिसेंट में मैंने कम्युनिटी पोस्ट में एनर्जी वर्क से रिलेटेड कुछ ना कुछ शेयर करना शुरू करा है, जो कि अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप कम्युनिटी पोस्ट को रेगुलर चेक करते रहना। आज का जो इम्पॉर्टेंट वीडियो है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आप अपना एनर्जी इनर वर्क शुरू करना चाहते हो। तो इसके बिना तो आप कर नहीं पाओगे, और अगर इसके करे बिना करोगे तो वो उस एनर्जी वर्क का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप एक ऐसे ट्विन फ्लेम है जो ऐसी फैमिली में है जो कि कर्स्ड है, या फिर वहाँ पर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक और जनरेशनल ट्रॉमा है जो कि पैटर्न्स के रूप में आप देख सकते हैं। और एंसेस्ट्रल पर मैंने जो एंसेस्ट्रल कर्स होता है उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। तो वहाँ पर कई सारे पैटर्न्स मैंने शेयर करे थे जो कि आप रिकग्नाइज कर सकते हैं, और आई गेस वो काफ़ी हद तक आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे पैटर्न्स को रिकग्नाइज करने में। तो पैटर्न्स का ऑब्जर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जब आप एंसेस्ट्रल हीलिंग करना शुरू करते हो। और एंसेस्ट्रल हीलिंग के बाद में क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, आई गेस मैंने इस पर भी वीडियो शेयर किया हुआ है। आई थिंक ब्लेसिंग्स के रूप में कुछ तो शेयर किया हुआ है, तो आप प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देख लेना। दूसरा, अगर आपने अभी तक कोई भी ऐसा एनर्जी वर्क करा है और अगर आपको लगता है कि आपने एंसेस्ट्रल हीलिंग नहीं करी है, तो उसका रीज़न होता है इसीलिए आपका किसी भी तरह का एनर्जी वर्क आपको बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करता है। क्यों? क्योंकि ब्लड लाइन का कर्स होना या फिर बहुत ज़्यादा हैवी नेगेटिव टॉक्सिक पैटर्न का होना, जनरेशनल ट्रॉमा का होना, ये कोई बहुत छोटी बात नहीं है। और ये अगर आप ट्विन फ्लेम हैं और आप ऐसी फैमिली में आए हैं तो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो अगेन किसी एक रिचुअल से पूरी नहीं होने वाली है। मैंने खुद ही आई थिंक कंप्लीट 2.5 साल लगाए थे इस प्रोसेस को हील करने में। बट फॉर्चुनेटली जो चीज़ें मैंने बाद में करी है वो मैं आपसे पहले करवा दूंगी, क्योंकि मुझे तो स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस दी और बहुत सारे चैलेंजेस थे। तो अब क्या होता है जब आप एंसेस्ट्रल हीलिंग करना शुरू करोगे ना, तो जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ एंसेस्ट्रल वाले वीडियो में कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर ट्विन फ्लेम कर्स्ड ब्लड लाइन में ही आए। तो मैंने पहले भी कहा हुआ है, आप कोई भी वीडियो की गाइडेंस को फॉलो करने से पहले आप अपनी सिचुएशन को देखो। अगर आपसे गाइडेंस रेजोनेट करती है तभी आप उसे फॉलो करना, अदरवाइज आप इग्नोर कर सकते हो। आज इस वीडियो को शेयर करने का रीज़न है क्योंकि जो श्राद्ध होते हैं, पितृपक्ष होते हैं जो एंसेस्ट्रल के लिए ही डेडिकेटेड हैं, कुछ 15 डेज, तो वो आने वाले हैं। तो आप डेट्स चेक कर सकते हो और उसी दौरान आप इन रिचुअल्स को परफॉर्म कर सकते हो। तो एंसेस्ट्रल हीलिंग का ये सबसे पहला स्टेप होता है। इससे पहले अगर आप कुछ भी करोगे तो वो किसी काम का नहीं होगा। तो इस स्टेप को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद ही जो बाकी इसके स्टेप्स होते हैं आप उसको कर पाओगे। और जैसे कि मैंने पहले भी एंसेस्ट्रल हीलिंग वाले वीडियो में शेयर किया हुआ इन्फॉर्मेशन कि अगर ब्लड लाइन कर्स्ड है या फिर हैवी जनरेशनल ट्रॉमा है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ रिचुअल परफॉर्म करने से कुछ नहीं होता है। आपको कई और सारे स्टेप्स को फॉलो करना होगा। और जो सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है वो होता है आपके पैटर्न्स को रिकग्नाइज करना। पैटर्न्स में क्या होता है, कुछ मैं अपनी लाइफ के शेयर करूंगी जो मतलब मैंने नोटिस किए थे कि हाँ ब्लड लाइन से मैं कैरी तो कर रही थी बट थोड़े से फनी भी थे। तो एनीवेज शेयर ज़रूर करूंगी मैं। तो आप जो पहला रिचुअल है ये है कि पहला जो हीलिंग करनी है आपको उसका भी मैं प्रोसेस शेयर करती हूँ। दूसरा, उसके बाद में जब आपसे कुछ और रिचुअल्स मैं कराऊंगी हीलिंग के लिए, क्लेंजिंग के लिए, जब आप एक लेवल को कंप्लीट कर लोगे तो उसके बाद फिर आप कर पाओगे जो इसमें प्रेयर्स करनी होती हैं। तो अब जब आप इसको करना शुरू करोगे ना, जैसे कि पहला आपने स्टेप परफॉर्म कर लिया है, तो मैंने पहले भी कहा हुआ है अगर आप किसी कर्स ब्लड लाइन में आते हो तो वहाँ पर इविल एंटिटीज़ ने एज ह्यूमन ज़रूर जन्म लिया होता है। और यही आपकी फैमिली में वो लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक और स्पेल वर्क में इन्वॉल्व होते हैं। तो जब आप इस एंसेस्ट्रल हीलिंग को परफॉर्म करना शुरू करोगे ना, पहला स्टेप तो पॉसिबिलिटीज़ है कि आप इजीली कर पाओगे, लेकिन जब सेकंड स्टेप की बारी आएगी ना तो वहाँ से यही इविल एंटिटीज़ जिन्होंने ह्यूमन रूप में जन्म लिया होता है ये आपको परेशान करना शुरू कर देती हैं। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनकी ना पावर्स वीक पड़ने लगती है। अभी तक जो भी मैजिक वगैरह में ये होते हैं ना तो उसमें बहुत ज़्यादा कमी आने लगती है। वो बंद नहीं होता क्योंकि वो इंसान ही ऐसा है जो इसके बिना सर्वाइव नहीं कर सकता है। एक नेचर होता है ह्यूमन नेचर। तो अब वो उसकी जो भी कर्म उसने करे होते हैं तो अचानक से तो वो रोक नहीं देगा ना। तो आप इस गलत फहमी में कभी भी मत रहना कि एंसेस्ट्रल हीलिंग का मतलब है कि इस तरह का इंसान कभी भी बदल जाएगा। इस बात को मैं पहले भी कई बार बोल चुकी हूँ।
अब ऐसा इंसान आपको परेशान करना ज़रूर शुरू करेगा। क्यों? क्योंकि अब जो डिवाइन एनर्जीज़ होती है ना, उसकी एक तरह से स्थापना जिसको कहते हैं ना, घर में लेकर आना, घर में स्थापित करना, ये आपके थ्रू होगा। तो अब क्या होता है कि इसमें बड़ी सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं जब अगर आप कर्स रिमूवल के प्रोसेस को शुरू करते हो। तो हाँ, चैलेंजिंग होता है, लेकिन आपको रुकना नहीं है। मैंने भी बहुत कुछ फेस किया था, बट ये था कि रुकना तो नहीं था। मैं क्लियर थी कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैं इसीलिए मैंने इस फैमिली में जन्म लिया है। और एंसेस्ट्रल हीलिंग हो या फिर कोई और तरह का जो हीलिंग और इनर वर्क आप करेंगे, आपको सारे चेंजेस खुद में ही करने हैं। किसी दूसरे इंसान में कुछ भी ना तो करना है, ना ही आपको किसी को बोलने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। चाइल्डहुड से जैसे कि हेल्थ में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ रहते थे, और बहुत यंग एज में, आई थिंक 9th क्लास में जब मेरा बर्थ चार्ट बनकर आता है, तो वहीं पर पता चलता है कि ये मतलब एंसेस्ट्रल इशू है, और जो कि मेरे बर्थ चार्ट में आया हुआ था। तो अब मुझे रहता था कि ये इसी वजह से मेरी हेल्थ ज़्यादा ख़राब होती है, जबकि इश्यूज और रीजंस और भी बहुत ज़्यादा होते थे। लेकिन तब क्या होता है, जब फैमिली में बोला है इन चीज़ों को करने के लिए ना, तो अब मदर क्या करती थी कि जैसे कि अमावस्या होती है, हर महीने आती है, सभी को पता है, न्यू मून आता है हर महीने, या फिर जब श्राद्ध का टाइम होता है जो कि अब आने वाले हैं, तो उसमें ना मतलब जो अनकुक्ड फूड होता है वो निकाल कर मंदिर में भिजवा देना, या फिर किसी जो नीडी पुअर होता है उसको दे देना। तो मुझे ना अंदर से ऐसे इच्छा होती थी कि नहीं, इससे कुछ नहीं होगा, आपको ना खाना बनाकर खिलाना है, ऑफर करना है। तो अब मैं बोलती थी तो मदर ना वो चीज़ नहीं करती थी। उनका हर बार का यही होता था कि नहीं, अनकुक्ड फूड ही देना है। तो मैंने कई बार बोला, कई कई साल तक इस बात को उनको बोला है, लेकिन उन्होंने कभी करा नहीं। तो ज़्यादा बोल नहीं सकते हो। और जैसे पितृपक्ष भी होते थे, तो पितृपक्ष में भी वो सिर्फ यही करती थी कि मतलब पानी ऑफर कर दिया, और खाना जो है वो सिर्फ अनकुक्ड फूड है वही जाएगा एंसेस्टर्स के नाम पर बाहर। लेकिन जो घर में खाना बनाकर ऑफरिंग होती है वो नहीं करती थी। और फादर को जब बोला जाता था कुछ करने के लिए, तो फादर ने कभी भी इन चीज़ों को परफॉर्म नहीं किया है। हाँ, घर में सारे ही पूजा पाठी हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये जब कहने की बात भी लोग नहीं करते थे। तो अब ये चीज़ मैंने कई साल फेस करी है, कई बार मैंने बोला है। तो जब मैंने अकेले रहना शुरू करा है ना, तो मैं क्या करती थी कि एंसेस्टर्स को ना कुछ मैं करती थी हर अमावस्या पर। तो ये 2011 से 2013 तक तो मैंने करा है, लेकिन 2014 में मैं ये बंद कर देती हूँ। अब बंद करने के पीछे का जो रीज़न था ना, वो था वो तांत्रिक। उसने जो भी, जिस वजह से भी आई थिंक मेरी बहुत ज़्यादा हेल्थ स्पॉइल होने लगी थी, तो उस रीज़न से शायद मैं कर नहीं पा रही थी। तो बीच में जब वो स्टॉप होता है ना, तो वहाँ से और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ने लगती हैं। और एंसेस्ट्रल कर्स की वजह से ही मैंने एक डॉग की स्टोरी आपसे शेयर करी हुई है, जो कि हर 1 साल या 2 साल का होकर पागल होकर मर जाता था। तो ये कई सालों से मैं चाइल्डहुड से देख रही थी। तो अब यहाँ पर होता क्या है, जब मुझे ऑल ऑफ अ सडन गाइडेड था कि मेरी अवेकनिंग के तुरंत बाद कि ये हीलिंग मेरे थ्रू होनी है, ये जो रिचुअल था ना, ये मेरे थ्रू पहले परफॉर्म होना था। अगर पेरेंट्स कर भी देते ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मैं डिवाइन चाइल्ड हूँ, वहाँ पर और कोई डिवाइन नहीं है। तो अब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे बर्थ चार्ट में आया था कि पितृदोष है। अब सबसे अच्छी बात क्या थी यहाँ पर कि चाहे जैसा मर्जी कर्ज था, मैं स्टिल एंसेस्टर्स की तरफ से मुझे बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन रहती थी, शुरू से रहती थी। और जब मैं बहुत ज़्यादा डार्क टाइम से गो थ्रू कर रही थी ना, तो उस टाइम पर भी एंसेस्टर्स साथ में होते थे। तो मैं इस चीज़ के लिए ना बहुत ब्लेस फील करती हूँ कि जिस तरह से भी डिवाइन ने इस जर्नी को डिज़ाइन किया है, बट स्टिल जो भी चाहे लोग बोले कि एंसेस्ट्रल कर्स था या फिर जो भी था, लेकिन प्रोटेक्शन मुझे हमेशा रही है। और मतलब जो एंसेस्ट्रल हीलिंग होती है वो मैंने तुरंत अवेकनिंग के बाद में करा है, उससे पहले नहीं करा था। अब स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद ना मेरे ड्रीम्स के जो स्टेट थे ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मतलब ड्रीम्स की फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ जाती है, और वहाँ से कुछ और चीज़ें थी जो मैं आपसे अपकमिंग वीडियो में शेयर करूँगी। एंसेस्ट्रल कर्स का मुझे वहीं से पता चलता है, तो मुझे ना एकदम से रोना आता है। मुझे बुरा लगता है कि ये मेरी वजह से कितना डिले हो गया। तो एनीवेज, अब ये था कि अब रोने का टाइम तो था नहीं, अब ये था कि करना ही था हीलिंग। तो अब ये कोविड टाइम था, एंड उस टाइम पर लॉकडाउन था, कोई कहीं आ जा नहीं सकता था। तो मैंने फॉर्चुनेटली कोई मेरे नोन में था जो कि प्रॉपर रिचुअल्स को परफॉर्म करते हैं, तो उनको बुलाकर जैसे तैसे ना मैंने ये रिचुअल परफॉर्म करवाया था। और ये श्राद्धों का टाइम नहीं था, जब अवेकनिंग हुई है मार्च में, मार्च से जुलाई अगस्त के बीच का ही है जब मैंने करवा दिया था। समहाउ वो आ गए थे, और घर में ही मैंने इस रिचुअल को परफॉर्म करवाया था पंडित के थ्रू। तो जितने भी लोग हिंदू हैं, जो भी सनातन धर्म से आते हैं, यहाँ पर एक चीज़ मुझे सुनने को मिली कि जो फीमेल होती है ना, फीमेल चाइल्ड कभी भी ये नहीं कर सकती है। जो रिचुअल परफॉर्म करने के लिए मुझे गाइडेड था, बट स्टिल उन्होंने बोला कि आपको सिर्फ पूजा में बैठना है, चीज़ों को हाथ लगा देना है, बाकी पूजा वो कर सकते हैं। तो ये अगर जो भी फीमेल्स हैं, जो भी सुन रही है, जिनकी भी लाइफ में ऐसा है, तो ये उनके लिए गाइडेंस है कि पंडित के थ्रू आप बुलाकर उनको करवा सकते हो। बट ये कि नॉलेजेबल पंडित होना चाहिए, कोई ऐसा नहीं कि कुछ आता नहीं और परफॉर्म करना शुरू कर दिया है।
तो जब ये पूजा परफॉर्म होती है ना, तो इसमें बहुत थोड़ा सा इन्होंने सामान मंगाया था मुझसे, जो भी पूजा के लिए चाहिए था, और इसको फिर तर्पण बोलते हैं, जो तर्पण इन्होंने घर में करवाया था। एंड देन उसके बाद में जो भी चीज़ें मुझे बाहर डोनेट करने के लिए बोली गई थी, तो मैंने उस चीज़ को प्रॉपर मैंने फॉलो किया है। और जिस वक्त मैंने इसको करा है, सेम टाइम पे ना पूजा होते होते मेरे सामने दोनों मेरे एंसेस्टर्स खड़े थे, मतलब ग्रैंड पेरेंट्स, जिनको मैं देख चुकी हूँ, तो वो ब्लेसिंग दे रहे थे, और मेरे ना आंसू आने लगते हैं कि इससे पहले ना हमारे लिए ऐसे किसी ने करा नहीं है। तो अब मैं एंसेस्टर को देख तो इसलिए पा रही थी क्योंकि मैं तो ऑलरेडी स्पिरिट वर्ल्ड को देख सकती हूँ, सुन सकती हूँ। अब वो पंडित जी पूजा कर रहे थे, वो दोनों एंसेस्टर जैसी पूजा कंप्लीट होती है ना, ऐसे आकर मुझे आशीर्वाद देते हैं। तो मैंने संभाव अपने आंसू को रोका, क्योंकि पंडित जी थे। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है ना कि अगर कोई पूजा पाठी है तो उसको स्पिरिट कम्युनिकेशन आता हो, या फिर स्पिरिट वर्ल्ड उन्हें दिखाई सुनाई पड़ता हो। तो ये पंडित जी ऐसे ही थे, तो मैंने संभाव अपने आप को कंट्रोल किया, उनसे कुछ भी नहीं बोला मैंने। तो अब सरप्राइजिंग वाली चीज़ क्या होती है कि 2020 में मैंने मार्च से या अगस्त के बीच में मैंने इस रिचुअल को परफॉर्म करवाया था पंडित के थ्रू। और 2021 में यही रिचुअल मेरे फादर परफॉर्म करते हैं, पंडित जी को बुलाकर प्रॉपर घर में, जिसे रिचुअल परफॉर्म करना कहते हैं ना। और जब ये रिचुअल परफॉर्म हो जाता है ना, तो ऑल ऑफ अ सडन मुझे किसी ने बताया घर से कि ऐसा कराया, और ये पहली बार हुआ था। अब देखो, मैंने तो इनको बोलना ही छोड़ दिया था, कई साल हो चुके थे कि जब ये करते ही नहीं है तो मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। और जो ये कर रहे थे वो किसी काम का नहीं था, क्योंकि मुझे तो कुछ और गाइडेड था। तो मुझे ना फिर थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगा कि देखो, पहले ना ये मेरे थ्रू होना था, जब तक मैं नहीं करती तब तक ये लोग नहीं कर पाते, और ये यहाँ पर यही चीज़ फॉलो हो रही थी। अब ये जो तर्पण का प्रोसेस है ना, ये मुझे तीन साल तक कॉन्टिन्यूसली परफॉर्म करने के लिए गाइडेड था। तो जैसे साल में एक बार जब श्राद्ध आते हैं तब परफॉर्म करना है, तो इस प्रोसेस को मैंने मतलब 3 साल तक कॉन्टिन्यूसली परफॉर्म करवाया है पंडित जी को बुलाकर प्रॉपर। तो अब जैसा कि 2021 में फादर ने परफॉर्म किया, तब से फादर क्या करते हैं, हर साल इस रिचुअल को परफॉर्म करते हैं। उन्हें किसी को भी बोलना नहीं पड़ता है, और उस टाइम पर भी ना उन्हें किसी ने बोला नहीं था, अपनी मर्जी से किया था उन्होंने। दूसरा, जैसे ही मैंने इस रिचुअल को परफॉर्म कराया ना, मतलब पंडित जी के थ्रू, उसके इमीडिएटली ना मुझे एक ड्रीम आना शुरू होता है कि मुझे एक पेट को बाय करना है, दैट हैज़ टू बी अ डॉग, कि एक डॉग को मुझे खरीद कर लाना है, ये स्ट्रीट डॉग नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद उस डॉग को मुझे अपने पास रखना है कुछ टाइम के लिए, उसके बाद फिर उसे फैमिली में दे देना है। जैसा कि मैं अकेले रहती हूँ, तो उस डॉग को गाइडेड था कि अपने पहले तो खरीद कर लाना है, फिर उसे फैमिली में दे देना है। अब इस ड्रीम को ना मैंने 2 से ढाई साल तक इग्नोर किया है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, मुझे ना कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, बहुत सारा जो ड्रीम्स के थ्रू मुझे मैसेजेस मिल रहे थे, गाइडेंस मिल रही थी, तो इसको थोड़ा सा मैंने समझने में इशू हुआ है। एंड देन लेकिन ये बैक टू बैक मुझे रिमाइंडर रहता था, और मैं इसे इग्नोर करती थी। 2 से ढाई साल तक कम्प्लीटली मैंने इसे एंसेस्ट्रल हीलिंग का जो रिचुअल परफॉर्म किया था उसके बाद से ये तुरंत आता था मुझे, बट मैंने इसे 2 से ढाई साल हमेशा इग्नोर किया है। लेकिन तो जैसा कि मुझे ये ड्रीम बार बार आ रहा था ना, तो मुझे लगा कि शायद यहाँ पर कुछ गाइडेंस है, मुझे समझना है। तो मैंने फिर बोला है किसी, पता नहीं एंसेस्टर्स को बोला है, किसी को तो बोला है कि आखिर कर्स लगा कैसे था, मुझे दिखाओ। तो अब वहाँ पर मुझे क्या दिखाया जाता है कि हमारा, जैसे कि कई हज़ारों साल पुरानी ये स्टोरी है कि मैं राजपूत फैमिली से आती हूँ, तो वहाँ पर आपको इंटरकास्ट मैरिज वगैरह अलाउड नहीं होती थी, और आज भी बहुत कम है। तो वहाँ पर ना हमारे गांव का ही कोई लड़का होता था जो हमारे घर की लड़की से शादी करना चाहता था, प्यार करता था, और ये दोनों ना प्योर सोल थे। तो अब क्या करते हैं घर वाले, जो मैस्कुलिन से, उन्होंने लड़की की शादी किसी और से कर दी, और जिस दिन शादी थी ना, उस लड़के को लाकर वहीं पर जहाँ पर मंडप था उससे थोड़ा दूर ना 2-3 फैमिली मेंबर ने मिलाकर उसको मतलब पकड़कर उसे ना जहर दे दिया, और उस लड़के ने ना वहीं पर दम तोड़ दिया है, वहीं जहाँ पर उस लड़की की शादी हो रही थी। तो वहाँ पर वो कर्स लगता है, वो कर्स करके जाता है। अभी जिस लड़के को पॉइजन दिया था ना, जहर दिया था, वही लड़का है जो बार बार हमारी फैमिली में डॉग बनकर आता था, और हर बार उसे जहर देकर मारना पड़ता था। तो जैसा कि उसको शादी वाले दिन जब उस लड़की की शादी होती है, तो इस लड़के को वो दिखा करके उसकी शादी किसी और से कर रहे हैं, और उसको वहाँ पर जहर पिला दिया। तो जिस वक्त उस लड़के ने दम तोड़ा ना मरते वक्त, उसने श्राप दिया है फैमिली को, और ये कर्ज वहीं से लगता है। उसके बाद से ये हर बार फैमिली में आता था, और मतलब एज डॉग बन के, जब भी डॉग बन के हमारी फैमिली में आता था, और हर 1-2 साल पर वो मर जाता था। इसकी ऐसी हालत ख़राब होती थी, हेल्थ ख़राब हो जाती थी कि उसको जहर देकर मारना पड़ता था। तो एक होता है ना कि अगर डॉग मतलब हेल्थ ख़राब है, अपनी मौत मर गया, लेकिन नहीं, यहाँ पर ये पैटर्न शुरू से मैंने कई सालों से ऑब्जर्व किया कि उसे पॉइजन देकर मारा जाता था डॉक्टर के थ्रू। तो अब यहाँ पर और ज़्यादा शॉकिंग बात क्या थी, जिन 2 लोगों ने मिलकर पकड़कर उस लड़के को जहर दिया था ना, वो दोनों फैमिली मेम्बर मेरे यहाँ पे फैमिली में एग्जिस्ट करते हैं। तो वहाँ पर तो ये दोनों मैस्कुलिन थे, लेकिन यहाँ पर उनमें से एक फेमिनिन रूप में मतलब बर्थ लिया है, जिसने पहले जहर दिया था। तो अब ये दोनों एक्चुअली में फैमिली का पार्ट है।
तो अभी यहाँ पर जिन दो लोगों ने उस पास्ट लाइफ में जहर दिया था ना उस लड़के को, तो वो दोनों यहाँ पर एज कपल बर्थ लिए हैं और ये दोनों ही इविल एंटिटीज हैं। तो दोनों ने शादी करी हुई है, ये पेयर है, कपल है जो हमारी फैमिली मेंबर में आता है। तो अब मैं ये देख के शॉक थी, मैंने बताओ कैसे 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 स्टोरीज हैं, कैसे कैसे पास्ट लाइफ में क्या क्या हुआ है। तो इसलिए ना मुझे गाइडेड था कि अब मैं इस पेट को खरीद कर लेकर आऊँगी और यही दो जो फैमिली मेम्बर है ना यही इसका टेक केयर करेंगे। तो जिस वक्त मैंने ये रीज़न देखा कर्स का, और ये जो दोनों लोग यहाँ पर अभी बैठे हुए हैं जो इविल एंटिटीज़ हैं, एक मैस्कुलिन एक फेमिनिन है और दोनों ये कपल हैं। तो अब ये था कि जो भी मुझे गाइडेड था मैंने फिर वही करा, फिर मैं पेट को बाय करके लेके आती हूँ। अभी तक हमारे घर में हमेशा सिर्फ स्ट्रीट डॉग्स ही पलते थे। तो मैंने क्या करा, अभी डॉग बड़ा एक्सपेंसिव था, मतलब मुझे एक बार में 60,000 प्लस में ही पड़ता है और मुझे पता था कि मुझे गालियाँ पड़ेंगी घर से क्योंकि वो अलग सी ब्रीड है और जो भी देखेगा वो पूछेगा और मैं क्या ही बोलूँगी। और अगर मैंने कॉस्ट नहीं भी बताया तो बाहर से पता कर लेंगे ये लोग। तो मैं इस पेट को जब बाय करके लेकर आती हूँ ना, तो अब ये 2022 की बात है एंड कोविड चल ही रहा था, तो मैं घर से काम कर रही थी। तो मुझे ये होम डिलीवरी पर आता है, मतलब 30 डेज़ का था ये। और तो मैं इसे 1 से 2 हफ्ते अपने पास रखती हूँ। और ये छोटा सा बच्चा था, जो कि छोटा बच्चा बड़ा परेशान करता ही करता है, तो मैंने चलो कोई बात नहीं, बट बड़ा क्यूट है वो। तो अब जैसे कि गाइडेड था कि इसको वहाँ घर पर देना है, तो जब मैं वहाँ लेकर जाती हूँ तो पेट्स तो सभी को पसंद है, तो मुझे वहाँ पर थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है कि इसको ये नहीं खिलाना, उसको वो नहीं खिलाना। क्योंकि ये लोग ना क्या करते हैं, यही जो दो इविल एंटिटीज है ना, ये उसको मीठा खिला खिला के एक तरह से कह सकते हैं कि इन्हीं की बदौलत और पेट को इंटेंशनली मारा जाता था। तो मैंने इन्हें वार्निंग दी हुई थी कि इसको कुछ होना नहीं चाहिए। अब क्या होता है, ये पेट ना बहुत परेशान करता है उन लोगों ना, पूरी फैमिली को बहुत परेशान करता है। तो सारे कहते हैं ऐसा डॉग हमने देखा नहीं, इतने डॉग हमारे घर में पले हैं, लेकिन ये इतना ढीठ है, इतनी दुष्टता करता है कि पता नहीं कैसा सा है। अच्छा, अब इस डॉग के अंदर ना बड़े सारे फियर्स भी देखने को मिलते हैं मुझे, जैसे कि ये मतलब डर जाता है, अगर इसको परछाई देख के डर जाता है। और मतलब ये अकेले नहीं रह सकता बिल्कुल भी। और परेशान तो जो करना है, चलो जो काटना वटना होता है वो तो अलग चीज़ है कि मतलब लोगों को नहीं काट रहा है, लेकिन कपड़े वपड़े काट देगा, बाकी चीज़ें वो तो सारे डॉग्स करते हैं। लेकिन इसकी ना जो शैतानी है वो अलग ही लेवल की है, तो ये बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तो अब ये क्या है, ये लोग कर्मफल जैसे नहीं होता कि भुगत रहे हैं, उसकी सेवा बहुत होती है। उसका हर महीने की एक्सपेंसिव चीज़ें जो आती ही आती हैं, चाहे मैं पे करूँ चाहे वो लोग पे करें। काफ़ी टाइम तक मैंने पे किया, लेकिन मुझे गाइडेड था कि अब इन लोगों को करने दो, ये इनका कर्मफल है जो ये करेंगे। अब सेवा के रूप में वो अपना रिटर्न ले रहा है। तो जब मैं उसे लेकर जाती हूँ ना, तो इन्होंने कुछ और नहीं पूछा, सीधे पूछा कि ये कितने का लेकर आई है, मतलब उसका प्राइस। तो जैसे तैसे मुझे बताना ही पड़ा था, नहीं तो बाहर से पता चल जाता, अलग ब्रीड है। तो अब जितने भी लोग उसे मिलने आते हैं ना, देखने का, जैसे रिलेटिव्स आ रहे हैं तो पूछ ही लेते हैं, या तो ये लोग बता देंगे। तो मुझे हर जगह से सुनने को मिलता है, बट मैंने ठीक है कोई बात नहीं, और हर बार ना इसकी कंप्लेन आती रहती है। तो ये सारे मुझे ब्लेम करते हैं कि ये तेरी वजह से इतना ढीठ डॉग है और ऐसा डॉग हमने कभी नहीं देखा है। अब जैसा कि मैंने 2020 में पहला रिचुअल परफॉर्म किया था, उसके बाद में जो मैंने पैटर्न्स पर काम करना शुरू करा है, जो एंसेस्ट्रल ट्रॉमा, जनरेशनल ट्रॉमा से रिलेटेड होता है। तो जब मैं इसको लेकर आई हूँ ना, और तो ऐसा लगता था जैसे कोई इविल एंटिटी बोल रही है कि इसको मार दिया जाए, जो डॉग होता है। अभी तक कर्स रिमूवल पूरा हुआ नहीं था, प्रोसेस पेंडिंग था। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, इसमें कई सारे स्टेप्स होते हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं। तो 2022 में मैं इस डॉग को लेकर आती हूँ। तो जब मैंने इस चीज़ को देखा ना कि इविल एंटिटी है जो फोर्स कर रही है कि नहीं इस डॉग को मार देना चाहिए, तो तब मैंने जाकर उन जो बाकी पेंडिंग चीज़ें थी ना, एंसेस्ट्रल हीलिंग की, जो कर्स को हीलिंग करते हैं, और बड़ी सारी चीज़ें इसमें जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगी, तो मैंने उन चीज़ों को करा है। तो तब से क्या होता है, तब से अब वो घर वालों को तो परेशान करता ही करता है, क्योंकि वो तो अपना कर्मा पे करवा रहे हैं ना। जो ये 2 लोग हैं जिन्होंने जहर दे के मारा था, वो यहीं पर बैठे हुए हैं। अब वो काफ़ी एज में हो चुके हैं। बाकी वो पूरी फैमिली को परेशान करता है, छोटे से लेके बड़े लोगों को। और जैसा कि उसके अंदर बहुत सारे फियर्स है ना, तो वो गाड़ी में बिल्कुल भी ट्रैवल नहीं कर सकता। जनरली डॉग्स को कभी भी इतनी प्रॉब्लम होती नहीं है, बड़ा रेयर डॉग आपको देखने को मिलेगा जो गाड़ी में ट्रैवल नहीं कर सकता। तो इससे किसी भी तरह के व्हीकल पे ट्रैवलिंग नहीं होती है। और खाने में उसके इतने नखरे हैं, जैसे कोई इंसान नखरे करता है ना, आज मैं ये नहीं खाऊंगा, आज मैं वो नहीं खाऊंगा, और अभी मेरा ये मन नहीं है, अभी मेरा वो मन नहीं है। तो इस तरह के इसके बहुत अलग ही ड्रामे हैं जो आपको जनरली बाकी डॉग्स में देखने को नहीं मिलेंगे। तो अब ये जो भी है ना, सिर्फ और सिर्फ उसी एंसेस्ट्रल कर्स का पार्ट है। अब क्या होता है, अब जैसे कि इसको मैं 2022 में लाई थी और अभी हम 2024 में हो गया इसे ना 2-2.5 साल हो गया है। तो अभी ये सबसे ठीक है, सब कुछ बेटर है। एंड इसका काफ़ी मैं ध्यान रखने के लिए बोलती हूँ, टाइम ना मैं चेक कर रही हूँ तो घर पे कॉल करके कि ये ठीक है। और जैसे कि घर में सारे डरते हैं, सबको पता है कि मैं लेकर आई थी, तो अगर इसे कुछ भी हो गया तो क्लास घर वालों की लगेगी। तो मैंने स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिए हुए थे, तो उसको अगर जैसे कभी कुछ हो भी जाता ना, थोड़ा बहुत भी, उसको डॉक्टर को लेकर जाना है, तो मैं वहाँ पर भी हर चीज़ चेक करती थी कि, तो ये लोग बोलते थे इस डॉक्टर को दिखाएं या नहीं दिखाएं, जो मैं बताऊँगी उसको दिखाना है। तो इन लोगों ने फिर जो भी इंस्ट्रक्शन थे ना उसको फॉलो करा है।
तो जैसा कि 2023 में मैंने जो प्रॉपर प्रोसेस होता है ना एंसेस्ट्रल कर्स को हीलिंग करने का और ट्रॉमा जो जनरेशनल ट्रॉमा था टॉक्सिक पैटर्न से 2023 में वो सारे कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये भी एक एविडेंस था, वो तो मुझे पता ही था कि सारा हो चुका था। लेकिन जो डॉग है ना जो अभी ठीक है 2.5 साल का वो हो चुका है, पहले ना डॉग 1 साल का या 1.5 साल का या मैक्स 2 साल का होकर उसकी डेथ हो जाती थी, और जिस तरह से होती थी तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। तो अब जैसे मैंने इस तरह से पास्ट लाइफ स्टोरी को ना कई सारी चीज़ों को देखा है। जैसे पहले मैंने कार्मिक ट्विन फ्लेम पर मुझे पास्ट लाइफ में क्या हुआ था वो दिखाया गया था, और उसके बाद में फिर ये भी दिखाया गया है मुझे जो यहाँ पर ये किस तरह से कर्स लगा था। तो ये मैंने इसलिए पूछा क्योंकि जब से अवेकनिंग होती है, जब से मैंने उस रिचुअल को परफॉर्म किया था, तब से बैक टू बैक ये ड्रीम मुझे आता था। तो ड्रीम्स को भी डिकोड करना होता है, समझना होता है। और एंसेस्ट्रल हीलिंग के बाद ना फैमिली को खुद को बड़े सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। और एक क्या चीज़ हुई थी जब से ये मैंने रिचुअल परफॉर्म किया था ना, उसके बाद से ना मेरी फैमिली में सब एक्स्ट्रा लेवल पे स्पिरिचुअल ट्रिप्स पे जाना शुरू हो गए। जब से कोविड में थोड़ा बहुत अलाउ हुआ था ना बाहर आना जाना, तो एक बार ऐसे ही होता है, मैं पता नहीं 2022 या 23 की, हाँ 23 की बात है, कि मुझे जाना था वाराणसी काशी विश्वनाथ। तो घर पर मैं आई थिंक डॉग को लेकर आई थी कुछ टाइम के लिए, अपने पास रखा था मैंने इसे दोबारा से। तो मैंने बताया कि मैं यहाँ पर जा रही, तो मेरी मदर बोलती है कि आजकल हमारे घर में सारे ना तीर्थ यात्रा पर ही हैं, इतने जब से ये कोविड का लॉकडाउन ओपन हुआ था ना तब से। तो उसके बाद से ना फैमिली मेंबर में भी कुछ काफ़ी चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे मेरी फैमिली में एक मेंबर है जो काफ़ी यंग है, तो उसको ना मतलब डिवाइन एंटिटीज बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ने लगी है। अभी ये रिसेंट में कोविड के टाइम से हुआ है, और ये एंसेस्ट्रल हीलिंग के बाद से हुआ है। तो एंसेस्ट्रल हीलिंग के बाद से ना आपको फैमिली के बिहेवियर में भी चेंजेस देखने को मिलेंगे, और आपको शांति तो ज़रूर महसूस होगी। लेकिन मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जो नेगेटिव एंटिटीज़ होती हैं यहाँ पर ह्यूमन रूप में, उन पर आपको आसानी से भी कंट्रोल आप लगा सकते हो। जैसा कि जब वो लड़ाई झगड़े करते हैं ना, तो उसमें आप अपना पार्टिसिपेशन बंद कर दो। आपको दिखेगा कि जब आप अपना पार्टिसिपेशन एकदम ज़ीरो कर दोगे ना, तो वो अपने आप ही लड़ना झगड़ना बंद कर देंगे। अब बात रही पैटर्न्स की, तो जैसा कि मैं चाइल्डहुड से बहुत ज़्यादा सुपर कॉन्शियस लाइफ को जीती आई हूँ, तो मुझे पता था कि इन लोगों में आदतें गलत हैं, और ये मुझ में एक भी आदत है नहीं। अगर मैं कार्मिक पेरेंट्स की बात करूँगी और फैमिली की बात करूँगी, तो जब ये अवेकनिंग होती है और जब समझ में आया कि जनरेशनल ट्रॉमा है जो मुझे पहले अपने अंदर ही हील करना है, बाहर कुछ भी नहीं करना है, तो मैंने ना पैटर्न्स को रिकग्नाइज करना शुरू करा। तो मेरे अंदर ना एक आदत होती थी जब से मैंने जॉब करनी शुरू करी थी, कि जैसे बिल्स होते हैं ना, चाहे मेरा मोबाइल बिल है या किसी और चीज़ का बिल है, मैं इसको ना हमेशा एकदम लास्ट डे पे करती थी। और कई बार ऐसा होता था कि जैसे डेट निकल गई है, बिलिंग डेट निकल गई है, तो मैं उसको फाइन के साथ पे करती थी। और मेरे पास टाइम होता था कि मैं इसको पे कर सकती हूँ, बट अंदर से ऐसा होता था, पता नहीं क्या मजा आता था मुझे ये करने में। मैं हर बार काफ़ी एक्स्ट्रा अमाउंट उसका एज जो फाइन होता है उसके साथ पे करती थी। तो इसको मैंने कई साल कंटिन्यू करा, ये आदत मेरे अंदर रही है। और एक बार तो मुझे याद है कि मैंने 30,000 प्लस में कोई फाइन पे किया था किसी हैवी चीज़ का, जो कि लेट फी थी, जो शायद थोड़ा सा डिले हो गया था। तो मेरे पास ना टाइम होता था, लेकिन ये एक पैटर्न था जो फॉलो हो रहा था। तो अब क्या होता है, जो ये एक तरह से ना मनी ब्लॉकेजेस का भी रीज़न बनता है। अगर आप अपने बिल्स को टाइम पर नहीं पे करते हो, और बड़ी सारी चीज़ें, अगर आप ये एंसेस्ट्रल हीलिंग वाला प्रोसेस कंप्लीट कर लोगे ना, तो उस पर भी मैं नेक्स्ट वीडियो शेयर करूंगी आपसे, जो मनी ब्लॉकेजेस का रीज़न बनता है। तो फिर मैंने अवेकनिंग के बाद में इस पर कंट्रोल लगाया कि ये एक पैटर्न है। अब ये पैटर्न कहाँ से आता है? ये पैटर्न आता है मेरी फैमिली मेंबर से, इमीडिएट फैमिली मेंबर में ये आदत है। अच्छा, अब जैसे मैंने इस आदत को सुधारा है, कंट्रोल लगाया है, उसी टाइम पे ना उसके तुरंत बाद ही उस फैमिली मेंबर की आदतों में भी इस चीज़ पर कंट्रोल लग जाता है। मैं कुछ ही आदत पर कंट्रोल की बात बता रही हूँ, और बाकी चीज़ों नहीं, ऐसा नहीं कि हर चीज़ पे कंट्रोल लग जाएगा। लेकिन जिस पैटर्न को मैंने रिकॉग्नाइज किया था, तो ये एक वन ऑफ द पैटर्न होता था जिसको मैंने करेक्ट किया है। अब एक और आदत है, जैसे कि ये मेरे फादर में आदत है कि अगर उनको कुछ भी बता दो ना, तो अगर जैसे हम कुछ नया काम शुरू कर रहे हैं या फिर कुछ भी नया चीज़ करने वाले हैं, तो जो कि अच्छा है, तो वो जाकर ना सबको बता देंगे। जैसे रिलेटिव्स को बता दिया, और बड़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो इससे क्या होता है ना, आपके काम होते होते अटक जाते हैं। तो अब मेरे अंदर क्या होता था कि मैं झूठ नहीं बोलती थी, और डिवाइन मुझे इस चीज़ के लिए बोलते थे। तो जिसने मुझसे जब भी पूछा, जो भी पूछा, मैंने एज इट इज उसको बता दिया। तो इस पैटर्न पर मैं कंट्रोल लगाती हूँ कि नहीं, आपसे मुझे अपनी चीज़ों के बारे में किसी से कुछ भी शेयर नहीं करना है, चाहे वो मेरे फ्यूचर प्लान्स हो या कोई और इन्फॉर्मेशन हो। तो यहाँ से क्या होता है, फादर की आदतों पर कंट्रोल लगता है। बट क्या होता है ना, हम लोग अभी भी, जैसे हमें घर में कुछ भी नया काम करना होता है या फिर प्रॉपर्टी बाय करनी है, तो फादर को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, हम नहीं बताते हैं, क्योंकि हमें पता होता है ये इन्फॉर्मेशन बाहर चली जाएगी काम होने से पहले पहले। और जैसा कि जेलसी करने वाले तो बहुत सारे लोग होते हैं। तो फादर में क्या है ना कि जैसे रिलेटिव्स के साथ जब उनका उठना बैठना होता है ना,
तो वो हम लोगों के बारे में ना, जितने भी हम सिबलिंग्स हैं, तो हम क्या क्या कर रहे हैं करियर में, तो अच्छे लेवल पे सारे जितने भी हैं, तो वो अपफ्रंटली जाके लोगों को बता देते हैं कौन कितने अर्निंग कर रहा है। तो एक बार मुझे सुनने को मिलता है। तो अभी क्या होता है ना, तो मैंने फिर उस टाइम पे रियलाइज़ करा कि मुझसे आपने पूछा था कि मैं क्या अर्न करती हूँ, तो मैंने बता दिया, और आपने जाकर वो सारी चीज़ें बाकी लोगों को बता दी। तो अननेसेसरी की जो ईविल आई अट्रैक्ट करना होता है ना, वो नहीं, उस पर हमें कंट्रोल लगाना पड़ता है। तो कोशिश करो कि अपने फाइनेंसिस के बारे में, अपनी सक्सेस और ग्रोथ के बारे में चीज़ों को अपने तक ही रखो। हाँ, अगर आप सोशल मीडिया पे शेयर करते हो और वहाँ से किसी को पता चलता है तो वो बात अलग है। तो अब ऐसे क्या होता है कि एक बार मुझसे कोई कज़न मुझसे पूछने लगा कि तुम्हारी सैलरी इतनी है। तो अब ये क्या था, ये नार्सिसिस्टिक इंसान था, फैमिली मेम्बर है बट नार्सिसिस्टिक है। तो मैंने इससे बोला कि तू पूछ रहा है, बता रहा है। तो वो 1 मिनट के लिए तो वो चुप हो जाता है, कहता है क्या ये बात सच है जो तुम्हारे फादर ने बोली है? मैंने कहा हाँ सच है, बट स्टिल मुझे ना ये चीज़ें पसंद नहीं है। तो फादर के साथ में क्या होता है ना कि उनके अंदर ये आदतें हैं, कुछ भी उनको बताओगे तो वो जाके ना दूसरों से गा देंगे। तो हम क्या करते हैं, अब उनसे शेयर ही नहीं करते, अगर हमें चाहे कुछ भी हो। और ये चीज़ हमने फिर घर में प्रैक्टिस करी है कि जो सिबलिंग्स हैं उनको भी बोला हुआ है कि कोई ज़रूरत नहीं है आप क्या कर रहे हो, किसको किस लेवल पर हो, या कितना आप सैलरी अर्न करते हो, या कितना आप बिजनेस में अर्न कर रहे हो, आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। आप कम बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको जो एग्जैक्टली है ना वो बताने की ज़रूरत नहीं है। और अवेकनिंग के बाद से मैंने इस आदत को अपने अंदर बदला था कि मुझसे लोग अपफ्रंटली पूछते हैं, चाहे पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, और मैं बता देती थी, क्योंकि ड्रामे करने की आदत नहीं थी। बट इस आदत पर कंट्रोल लगाना था कि अब किसी से कुछ भी शेयर नहीं करना है। तो हाँ, ये रीज़न बनता था ब्लॉकेजेस का कि काम होते होते रुक जा रहे हैं, तो ये इस तरह से होता है। तो आप लोगों को भी अपनी लाइफ में पैटर्न्स को ऑब्जर्व करना है, और इस बात को तो मैं शायद पहले भी बोल चुकी हूँ कि ये आदत आपको अपने अंदर लानी होगी। अब अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में किसी से भी शेयर करना बंद कर दो। तो जब से मैंने लोगों को कुछ भी शेयर करना बंद कर दिया ना, तो मेरे काम में कोई ब्लॉकेजेस नहीं लगते हैं, आराम से सारे काम पूरे हो जाते हैं। तो ये एक लर्निंग थी, पैटर्न के थ्रू मैंने रिकग्नाइज करा कि हाँ, ये फैमिली में एग्जिस्ट करती है, और ये वाली हैबिट तो फादर के अंदर है। तो ऐसे करते करते ना मैंने कई सारे पैटर्न्स को रिकग्नाइज करा है, और टाइम टू टाइम मैंने उसकी हीलिंग करी है। सो 2020 से 2023 में सारे जितने भी नेगेटिव पैटर्न थे वो सारे हील हो जाते हैं। तीसरा पैटर्न था, मेरे फादर को ऑनलाइन शॉपिंग की बहुत ज़्यादा आदत है, और सेम आदत मेरे अंदर भी बहुत ज़्यादा है। तो अब कहने के लिए है तो ये एक नेगेटिव हैबिट ही है, जो कि मैं अवेकनिंग के बाद में रियलाइज़ करती हूँ। लेकिन जैसे कि नेगेटिव एंटिटीज़ हैं, तो मैं एक चीज़ पर कंट्रोल लगा रही थी, वो दूसरे इश्यूज क्रिएट करती जा रही थी। तो वहाँ पर मैंने इसे नोटिस करा कि ये बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हो गया था, कि मैं जैसे जो भी अर्न करती हूँ लैक्स में, तो उतने की मैं शॉपिंग कर रही हूँ हर महीने। मैंने ये तो बड़ी गलत चीज़ है, ये कैसे हो रहा है? शॉपिंग मैं शुरू से करती हूँ, लेकिन इतना नहीं करती थी जितना कि अभी अचानक से होने लगा था। तो इस पर ना मैं बहुत धीरे धीरे कंट्रोल लगा पाती हूँ, एकदम से कंट्रोल लगता नहीं है। क्यों? जैसे ही मैं टैरो में आती हूँ, मुझे एडिक्शन हो जाता है टैरो डेक्स को बाय करने का। तो विद इन 6 मंथ मैंने कुछ 1 लाख से ऊपर के टैरो डेक्स को बाय किया था। एक और पैटर्न है जो कि मैंने शुरू से देखा है चाइल्डहुड में, कि मेरी मदर को ना डेंटल इशू बहुत ज़्यादा रहता है। तो उनके ना कई सारे दांत बड़ी यंग एज में निकल गए थे। तो अब वही चीज़ मुझे रहती थी कि डेंटल इशू मुझे बहुत ज़्यादा होता था। और जब मैंने बोला है कि मुझे डॉक्टर से ना इसकी दांतों की जो क्लीनिंग करानी होती है, तो मेरी मदर ने मना कर दिया कि नहीं, ये नहीं कराना है, अगर पेन है तो आप मेडिसिन खा लो, लेकिन क्लीनिंग नहीं करानी है। तो उन्होंने ना मुझे कराने नहीं दिया। ऐसे करते करते एक इशू इतना बढ़ जाता है कि मुझे एक दांत को निकलवाना पड़ता है। तो उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है मदर से कि क्यों करा। अब क्या होता है, ये हर चीज़ ना आपके कर्ज से जुड़ी होती है, और जो डेंटल इश्यूज़ हैं आपके, वो जनरली आपकी एंसेस्ट्री लाइन से जुड़े होते हैं। तो मैंने फिर क्या करा है कि अपने ना टीथ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना शुरू करा है, कि मैं उसको रूटीन चेकअप कराती हूँ डॉक्टर से, साल में 1 बार ज़रूर होता है, या फिर 6 महीने में। तो जो क्लीनिंग होती है और जो 2 टाइम ब्रश होता है, तो आई एम श्योर कि आप समझ रहे होंगे कि बड़े छोटे छोटे से पैटर्न होते हैं, और आपको ये सिर्फ अपने अंदर ही करेक्ट करने हैं, दूसरे में किसी में कुछ भी नहीं करवाना है। तो मैं अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ, और जैसे जैसे मैंने अपना ध्यान रखना शुरू करा है और एक एक पैटर्न को अपने अंदर सुधारा है, उसी तरह से वो ब्लड लाइन हील होना शुरू हो जाती है। जो आपके टीथ हैं वो अगेन आपकी एंसेस्ट्री लाइन प्लस में आपकी मनी से जुड़े हुए होते हैं। तो जिनके दांतों में जैसे बार बार कैविटी हो जाती है और आप उसको ढंग से क्लीन नहीं करते हो, तो वहाँ पर आपको पैटर्न देखने को ज़रूर मिलेगा कि मनी लीकेजेस बहुत ज़्यादा होंगे, चाहे लॉसेस हो रहे हो, चाहे आप सेविंग नहीं कर पा रहे हो। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होंगी। तो इसलिए अपने दांतों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा करो, प्लस में ओवरऑल हेल्थ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये भी कर्स रिमूवल का ही पार्ट है। तो इसीलिए मैंने आपसे पहले भी कहा है कि जो ट्विन फ्लेम जर्नी में इनर वर्क है ना, तो वो बहुत ज़्यादा डीप लेवल पर करना होता है। अगर आप ये हवा में करोगे ना, सोल क्लेंजिंग मेडिटेशन और गाइडेड मेडिटेशन, और आपको लगेगा कि सिर्फ चक्रा हीलिंग से आपका हीलिंग हो गई है, तो ये गलत फहमी है। अगर आप इस तरह की ब्लड लाइन में आपने जन्म लिया है, जो कि एंसेस्ट्रल ट्रॉमा बहुत ज़्यादा है और कर्स्ड है, तो वहाँ पर ना बड़ी सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो ओवरऑल आपको हेल्थ का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। तो हर तरह की हीलिंग सिर्फ आपको अपने अंदर करनी है। अब जैसे क्या होता है कि कई
कई सारे ऐसे लोग होंगे जो अपनी फिजिकल हेल्थ को इग्नोर करते हैं कि क्या ही फ़र्क पड़ता है, जैसे मर्जी रह लो। स्पेशली मैं ऐसी रही हूँ कि मुझे रेडी होने में टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैं ऑफिस भी ऐसे चली जाती थी कि हाँ, अपना नहाया धोया और चल दिया ऑफिस, मुझे मेकअप की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे कि मेरा सारा फोकस ना करियर पर होता था, काम पर होता था, तो हाँ ठीक है, अपना जो हमें ऑफिस में कैजुअल्स अलाउड है या फिर फॉर्मल्स अलाउड है वो कैरी कर रखे हैं, बहुत है। तो मेकअप के लिए मुझे जनरली लोग बोल देते थे, जो हमारी सीनियर्स वगैरह होती थी, चाहे मैं एविएशन में थी या फिर बाकी कॉर्पोरेट में। तो बट देन ये चीज़ें भी आपके ना पैटर्न्स में ही देखने को पड़े, तो आपको अपना ध्यान रखना पड़ता है। और अगर आप एक फीमेल हो तो आपको ज़्यादा इन चीज़ों की केयर करनी पड़ेगी, चाहे आपके हेयर्स की केयर करनी हो, फिजिकल बॉडी की केयर करनी हो, जो कि अगेन सेल्फ लव का ही पार्ट है। बट देन अगेन ये चीज़ें आपके एंसेस्ट्रल कर्स और हीलिंग से जुड़ी हुई होती हैं। अब एक आदत मेरे अंदर और होती थी, जो कि अगेन पैटर्न के रूप में मुझे देखने को मिलती है। तो चाइल्डहुड में ना मेरे जो हेयर थे वो बहुत ज़्यादा सिल्की होते थे और शाइनी ब्लॉन्ड कलर के होते थे बाय बर्थ। लेकिन जैसा कि मुझे कभी मेरे नाम से लोग नहीं बुलाते थे स्कूल टाइम में, तो मैंने हेयर कलर किया था 8th स्टैंडर्ड में। तो वो ब्लॉन्ड शाइनी जो गोल्डन हेयर होते हैं उनसे मैंने उसको जेड ब्लैक में टर्न कर दिया था, नेचुरल चीज़ों से। तो अब उसके बाद क्या था, जैसे कि बाल बहुत ज़्यादा सिल्की होते थे ना, तो मुझे कोम करने की ज़रूरत पड़ती नहीं थी। तो ऐसे करते करते बाद में जब चेंजेस होने लगते हैं, हाँ, जब मैंने स्विमिंग स्टार्ट करी तो वहाँ से हेयर्स में काफ़ी चेंजेस हो जाते हैं। अब कोम्ब डेली करने की आदत तो थी नहीं मुझे, तो करते करते ही एक पैटर्न बन गया कि बालों को सीधे क्लचर लगा लिया, डेली कोम्बिंग नहीं करी है। तो कुछ टाइम तक तो ठीक था, लेकिन अवेकनिंग के बाद क्या होता है, तो जैसे कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद में मैंने काफ़ी सारा स्पिरिचुअल वर्क करना शुरू करा था। तो अब ऑल ऑफ अ सडन मैं क्या नोटिस करती हूँ कि मेरे बालों में ना गांठें पड़ने लगी हैं। जैसे आपने देखा होगा जो साधु संत होते हैं ना, वो जैसे उनके बाल एकदम रोल हो जाते हैं, तो ऐसा तो होने लगा था। अब ये मैं बड़ा दुखी कि मैं ये सारे उलझ जाते हैं बाल, और मुझे 2 से 3 घंटे लगते हैं इनको सुलझाने में, या तो वो एक दिन इकट्ठे कट करने पड़ेंगे। तो मैं बैक टू बैक ना अपने घर जाती थी, तो कभी मेरी मदर उसको सुलझाती थी 2-3 घंटे में, तो कभी मेरी सिस्टर। तो मैं बहुत परेशान थी, मैंने ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा मंत्रा चैंटिंग वगैरह करते हो, जो स्पिरिचुअल वर्क करते हो ना, तो ये असेंशन का साइन होता है, ये इस तरह से होने लगता है। तो मैंने कहा नहीं, ये तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, किसी दिन सारे बाल कट करने पड़ जाएंगे। तो फिर मैंने वहाँ से इस आदत को सुधारा है कि नहीं, अब रेगुलर कॉम्बिंग मुझे करनी पड़ेगी। अगेन ये आपकी फिजिकल बॉडी की टेक केयर का ही पार्ट था, जो कि मैंने इग्नोर किया था बहुत लंबे टाइम तक। तो मैं शुरू से ऐसी होती थी, जब मैं कॉर्पोरेट लाइफ में रही हूँ ना, तब भी मेरे साथ ऐसा होता है कि मुझे ना मेकअप की ज़रूरत नहीं है, और मुझे कोई बहुत ज़्यादा फैंसी क्लोथ्स की आदत नहीं है। हाँ, अच्छे स्टाइलिश कपड़े पहनना पसंद है, बट वो भी बहुत सिंपल होते हैं। तो मैं क्या करती थी कि मैं जैसे शादी है या फिर कोई फंक्शन है, तो मैं बिना मेकअप के लूज क्लोथ में जा सकती हूँ। तो मैं ऐसी इंसान हूँ। लेकिन जब मैं देखती थी लोग कितना ज़्यादा अपना टेक केयर करते हैं ना, स्पेशली फीमेल्स, तो मैं सोचती थी क्या मुझे ये सब करना चाहिए। तो मेरा था नहीं, मैं तो करियर में बिजी हूँ, मुझे ज़्यादा फोकस वहाँ पर ज़रूरत है। लेकिन बाद में जब मैंने इस हीलिंग को करना शुरू करा ना, कि ये पैटर्न है और ये मुझे सुधारना चाहिए, तो मैंने स्टेप बाय स्टेप करके जैसे करना चाहिए था वो मैंने करना शुरू करा है। रेगुलर प्रैक्टिसेस में आने में मुझे टाइम लगता है, लेकिन अब इतने लंबे टाइम से, कई सालों से मैं इन चीज़ों को नहीं फॉलो कर रही थी, तो वो पैटर्न है आसानी से तो ब्रेक होना नहीं था। तो अब ये क्या होता है, आप अपनी लाइफ में पैटर्न्स को नोटिस करो, छोटे छोटे से भी पैटर्न होते हैं जो आपको सुधारने ही पड़ेंगे। अगेन हो सकता है कि आपके इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स के अंदर ऐसे पैटर्न हो, या तो फिर किसी और बाकी ब्लड लाइन में रहे हो, बट आपके अंदर जितने भी नेगेटिव हैबिट्स होती है ना, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, तो वो आपको सुधारनी ही पड़ेंगी। अब जैसे ये बिल पे करने वाला, तो अब जैसे कि बाकी लोगों में नेगेटिव हैबिट्स होती है ना, जैसे लोग ड्रिंक करते हैं, नॉनवेज खाते हैं, या फिर और कोई गलत हैबिट्स होती है, वो मुझ में कभी भी नहीं रही हैं। लेकिन ये छोटे छोटे पैटर्न्स थे जो मैंने रिकग्नाइज करे और मुझे हील करने थे, ये एंसेस्ट्रल कर्स का ही पार्ट था। तो जैसे जैसे मैंने अपनी हीलिंग करी है, वो स्लोली जितने भी ब्लड लाइन में हीलिंग होनी होती है वो होने लगती है। और एंसेस्ट्रल कर्स को हील करना हो या फिर जनरेशनल ट्रॉमा को हील करना हो, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि जो लास्ट वाला प्रोसेस होता है ना, वहाँ पर आप वहाँ तक पहुँचने के लिए और वहाँ पर उस प्रोसेस को करने के लिए ना, आपका स्पिरिचुअली बहुत हैवी लेवल पर प्रोटेक्टेड होना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज आप कर नहीं पाओगे। तो सिर्फ एंसेस्ट्रल प्रोटेक्शन होने से आप ये नहीं कर पाओगे, वहाँ पर और बड़ी सारी चीज़ें हैं जो स्पिरिचुअल पावर्स में आपको अपनी लाइफ में लानी पड़ेंगी। वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा दूंगी, लेकिन वो एंड वाला जो पार्ट है वो मैं एंड में ही करवाऊंगी। तो अभी आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो रिचुअल परफॉर्म करना होता है ना, जो आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, हिंदू धर्म में तो तर्पण ही होता है, और आप ये पंडित को प्रॉपर बुलाकर ही करवाएंगे। श्राद्ध आने वाले हैं, उसमें आप करवा सकते हो, आई गेस नेक्स्ट मंथ है, या तो फिर आप जो अब नेक्स्ट न्यू मून आएगा उसमें भी करवा सकते हो। आज का ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो शेयर करती हूँ। जो इनिशियल का प्रोसेस है ना, जैसे कि यहाँ पर लोग अलग अलग रिलीजन से मुझे सुन रहे हैं, तो हर रिलीजन में अलग अलग प्रोसेस होता है एंसेस्ट्रल हीलिंग का, बट होता ज़रूर है, और ये हर कंट्री में फॉलो होता है। सो
करना तो आपको पड़ेगा। और आपकी एनर्जी हीलिंग को शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको यही काम करना है। तो आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर लो कि आपकी फैमिलीज में क्या रिचुअल्स वगैरह परफॉर्म होते हैं, किस तरह से होते हैं। और आप इसको अब चाहे तो जब ये श्राद्ध आ रहा है जो कि आने वाला है तब करवा लो, या तो फिर जो न्यू मून आता है, न्यू मून हर महीने आता है, उसमें से किसी भी न्यू मून पर आप इस प्रैक्टिस को करवा सकते हो। तो मुझे सिर्फ 3 साल तक कॉन्टिन्यूसली कराने के लिए गाइडेड था, वो मैंने 3 साल तक कराया, उसके बाद मैंने नहीं कराया। लेकिन तब से मैं हर महीने न्यू मून पर एंसेस्टर्स को ऑफरिंग करती हूँ, प्रॉपर फूड बनाकर जो सर्व करना होता है, वहाँ पर कई और सारी चीज़ें मैं परफॉर्म करती हूँ। तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि हर न्यू मून पर मैं इस रिचुअल को प्रॉपर परफॉर्म करूँ, जो कि मैं कभी भी स्केप नहीं करती हूँ। कभी ट्रैवलिंग रहा होगा तो भले ही रह गया होगा, अदरवाइज जब से अवेकनिंग हुई तब से मैं इसको कंटिन्यूसली हर महीने प्रैक्टिस करती हूँ। तो इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो शेयर कर दूंगी, जो अगर आप रियल ट्विन फ्लेम हो तो आपको ये करना पड़ेगा थ्रू आउट योर लाइफ। क्यों? क्योंकि आपकी जब एंसेस्ट्रल हीलिंग हो जाती है तो आपके पास अभी आप हमेशा ही अटैक करे जाते हो ना लोगों की तरफ से, चाहे वो मैजिक के थ्रू हो या फिर कोई और तरह की एनर्जी हो। उसके बाद में जो एक डार्क एंटिटी है अलग रेल्म की है, जो आपको सोल मिशन पूरा ना होने के लिए रोकती है। तो इसलिए भी ना आपको जब तक आप धरती पर रहोगे आपको इन रिचुअल्स को परफॉर्म करना पड़ेगा। और ये कोई बहुत ऐसा टफ रिचुअल नहीं है जो आप कर नहीं सकते हो, बहुत छोटा सा रिचुअल है। इस पर मैं आपसे एक सेपरेट वीडियो शेयर कर दूंगी ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, तो आप उसको देखकर प्रॉपरली परफॉर्म कर सकते हो। 2 बातें मुझे और याद आ गई जब मैं 2020 में उस ईविल एंटिटी को सुन रही थी ना, जो यहाँ पर एज ट्विन फ्लेम कोच एक्ट कर रही है। तो एक तो वो खुद भी हिंदू धर्म से, सनातन धर्म से, तो वो ये मैसेज में बोलती हुई सुनाई पड़ती है कि आपको ये जो हिंदू धर्म में रिचुअल होते हैं ना तर्पण के, ये फॉलो करने की जरूरत नहीं है एंसेस्ट्रल कर्स को रिमूव करने के लिए या फिर एंसेस्ट्रल हीलिंग को करने के लिए। तो मेक श्योर कि ये आपको करना जरूर है, क्योंकि ये पहला स्टेप है। तो ये इंटेंशनली मना करी थी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इसको एक और बात को मैंने बोलते हुए सुना था कि मंत्रा चैंटिंग नहीं करनी चाहिए, उससे बेहोश होने लगते हैं लोग। तो ये इंटेंशनली फियर क्रिएट करती है, और जो रेगुलर चीज़ें फॉलो करनी होती है ना आपको हीलिंग के लिए, उसको करने से मना करती है। और यही काम होता है ईविल एंटिटीज़ का, जो आपको मिसगाइड करते हैं। सो मेक श्योर कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप अपने जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हो उस कल्चर में जाकर चेक करो, अपनी फैमिली में चेक करो कि कौन कौन से रिचुअल्स परफॉर्म होते हैं। तो मेरी फैमिली में तो ये जो इमीडिएट फैमिली है इनका कह रहा था यहाँ पर कुछ नहीं होता है, जबकि ऐसा था नहीं। ये तो इंटेंशनली मुझे रोक रहे थे ना ये करने से, उनका काम है, कोई बात नहीं। बट मैंने फिर अपने एंड पर चीज़ों को पता करा है, जो बाकी ओल्ड लेडीज़ हैं फैमिली में, जो रिलेटिव्स हैं, तो स्टेप बाय स्टेप मैंने चीज़ों को फॉलो कर रहा है। तो आपको भी मिसगाइड नहीं होना है। आप अपने अकॉर्डिंग जो फैमिली में कल्चर में फॉलो होता है उसको खुद से जाकर डिटेल लो, चाहे फैमिली में लो, रिलेटिव में लो, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो जो श्राद्ध का स्टार्ट का टाइम है वो इसी मंथ में है, 18 सितंबर से शुरू हो रहा है और आई थिंक 22 सितंबर को एंड हो रहा है। तो आप अपनी फैमिली में प्रॉपर चेक करो, उसको मतलब शुरू कर दो जो भी हीलिंग करनी है। अभी इसी टाइम में अगर आप करवा लोगे तो ये सबसे बेस्ट टाइम होता है एंसेस्ट्रल हीलिंग को करने और करवाने का। सो अगर आप कोई फीमेल हो और आपको रोका जाता है तो ये आपको करवाना ही पड़ेगा। मैंने आपको पहले ही बताया मेरे वाला जो सिचुएशन है कि बोला जाता है कि आप नहीं कर सकते हो, नहीं करवा सकते हो, तो आपको पंडित को बुलाना है और उनसे ये सारे रिचुअल पूछना है कि इसमें क्या क्या चीज़ें लगेंगी, उनसे गाइडेंस ले लो और ये पूजा करवा लो। अब उनसे प्लेस पूछ लेना, अगर घर में नहीं करवा सकते हो तो क्या मंदिर में करवा सकते हो, वो गाइडेंस वो आपको दे देंगे। तो अपने अकॉर्डिंग आप चेक कर लेना और इसको करवा लो। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे स्टेप बाय स्टेप जो 3 से 4 इनिशियल प्रोसेस होते हैं आपके एंसेस्ट्रल कर्स को हील करने के, और वो मैं आपसे शेयर करती हूँ, और जो भी कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो इसके जब आप हीलिंग करते हो ना तो इसके बेनिफिट भी आपको होते हैं, वो मैं फर्दर नेक्स्ट वीडियो में शेयर करती हूँ। सो आज के लिए इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अब अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।